एक पल के लिए सोचिए, आप श्रीलंका के एक पुराने जंगल में खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे काली मिट्टी है, आपके चारों तरफ घने पेड़ हैं, और अचानक एक पुरातत्व वैज्ञानिक अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और कहता है, यह पत्थर यहाँ का नहीं है। वह पत्थर भारत के एक खास इलाके से आया था, हजारों साल पहले किसी इंसान के हाथों से। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महाकाव्यों में से एक रामायण को अब तक एक आस्था की किताब माना जाता था, लेकिन पिछले 30 सालों में जो सबूत सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। यह वीडियो उस सफर की कहानी है, वह सफर जो शायद सच में हुआ था। रामायण 7 कांड, 24,000 श्लोक वाल्मीकि ने लिखी, सदियों से सुनाई जाती रही। लेकिन एक सवाल हमेशा रहा, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई असली घटना छिपी थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने जमीन खोदी, उन्होंने नदियों का पानी झांचा, पत्थरों की उम्र नापी, उपग्रह से तस्वीरें ली, और जो मिला वह किसी की कल्पना से परे था। आज हम उसी खोज के रास्ते पर चलेंगे, अयोध्या से लंका तक एक एक पड़ाव पर रुकेंगे और देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वह आपको हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी शुरू होती है सरयू नदी के किनारे, अयोध्या। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन इतना सटीक है कि पढ़ते वक्त लगता है जैसे कोई आंखों देखा हाल बता रहा हो। सरयू नदी का उल्लेख है, पूर्व दिशा में बहती नदी का उल्लेख है, महल की ऊंचाई का, बाजारों की चौड़ाई का, यहाँ तक कि पेड़ों की किस्मों का भी। यह सब इतना विस्तृत क्यों था? साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अयोध्या में एक बड़ी खुदाई की, और जो मिला उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। जमीन के नीचे एक विशाल स्तंभों वाली संरचना के अवशेष, पत्थर के खंभे, उत्तर भारतीय शैली में तराशे हुए। पुरातत्वविदों ने उन्हें 10वीं शताब्दी से भी पुराना बताया, लेकिन कुछ परतें और नीचे गईं, और वहां मिले मिट्टी के बर्तन जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले के थे। यानी इस जगह पर इंसान हजारों साल से रह रहा था। क्या यह वही अयोध्या थी? निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह नहीं थी। दोस्तों, असली रहस्य अयोध्या में नहीं है, असली रहस्य उस रास्ते में है जो राम ने वनवास में तय किया। क्योंकि वाल्मीकि ने उस रास्ते का इतना सटीक वर्णन किया है, हर नदी का नाम, हर पर्वत का नाम, हर जंगल का नाम, कि अगर यह काल्पनिक होता तो इतनी सटीकता संभव नहीं थी। तो चलिए उस रास्ते पर चलते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकले, गंगा पार की और पहुंचे चित्रकूट। आज का चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर है। मंदाकिनी नदी यहाँ से बहती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वाल्मीकि ने चित्रकूट में एक खास पहाड़ का जिक्र किया है, कामदगिरी पर्वत, और कहा है कि यह पर्वत इतना घना था कि दोपहर में भी छाया रहती थी। जब भूवैज्ञानिकों ने इस इलाके की चट्टानों की जांच की तो पता चला कि यहाँ की पत्थर की संरचना विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, और ये इलाका करोड़ों साल पुराना है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ की गुफाओं में पाए गए शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, जो भीमबेटका की शैली से मिलती जुलती है। यानी इस इलाके में इंसान हजारों साल से रह रहा था। और रामायण कहती है, राम यहाँ रहे, आर्षि मुनियों से मिले, और यहीं भरत उनसे मिलने आए। क्या यह महज संयोग है? चित्रकूट के बाद राम दक्षिण की तरफ बढ़े और पहुंचे पंचवटी। वाल्मीकि ने पंचवटी का वर्णन करते हुए कहा कि यह जगह गोदावरी नदी के किनारे है, 5 बरगद के पेड़ों के बीच बसी है, और यहाँ का वातावरण ऐसा है जैसे प्रकृति ने खुद घर बनाया हो। आज का नासिक, महाराष्ट्र में, गोदावरी यहाँ से बहती है, और स्थानीय परंपराओं में पंचवटी का यही स्थान बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। गोदावरी नदी की इस शाखा का भूगोल, नदी का मोड़, किनारे की ऊंचाई, आसपास के जंगल का घनत्व, यह सब वाल्मीकि के वर्णन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। जब एक डच शोधकर्ता डॉक्टर HD सांकलिया ने 1970 के दशक में इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्होंने लिखा कि पंचवटी की पहचान नासिक से करना भौगोलिक रूप से तार्किक है। एक विदेशी वैज्ञानिक जो भारतीय परंपरा को मानने का कोई कारण नहीं था, फिर भी उसका निष्कर्ष वही था जो सदियों से कहा जाता आया था। दोस्तों, अब तक हमने उत्तर और मध्य भारत के सबूत देखे, लेकिन असली रहस्य शुरू होता है दक्षिण से, क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी पूरी तरह जवाब नहीं दे पाया, और उनमें से एक जगह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रामायण के अनुसार राम दक्षिण की तरफ बढ़े और पहुंचे किष्किंधा। यह वह जगह थी जहां घुंद, हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुई, जहां बाली का वध हुआ, और जहां से लंका की खोज का अभियान शुरू हुआ। किष्किंधा को आज के कर्नाटक में हम्पी के पास माना जाता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। हम्पी के आसपास की पहाड़ियों का नाम आज भी ऋष्यमुख पर्वत है। ये वही पहाड़ है जहाँ सुग्रीव छिपे थे, जहाँ राम से पहली बार मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ एक और चीज है, इन पहाड़ियों पर विशेष प्रकार की ग्रेनाइट चट्टानें मोह हैं। जब इन्हें थपथपाया जाता है तो ये संगीत की तरह आवाज करती हैं। इन्हें मेलोडिक रॉक्स या
म्यूजिकल स्टोन्स कहते हैं। स्थानीय लोग सदियों से इन्हें वानर पत्थर कहते आए हैं। जब भूवैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया तो पाया कि इन पत्थरों की संरचना असामान्य है और इनकी उम्र करोड़ों साल। वाल्मीकि ने किष्किंधा को एक ऐसी जगह बताया जहाँ पर्वत अलग तरह के थे, जहाँ जंगल घना था, जहाँ नदी पास से बहती थी। हम्पी, सब कुछ मेल खाता है। और अब हम उस जगह पहुँचते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में बहस है, राम सेतु। वाल्मीकि ने लिखा कि राम की सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया, भारत से लंका तक, और इस पुल के निर्माण में ऐसे पत्थर लगाए गए जो पानी में तैरते थे। दशकों तक इसे कल्पना माना गया। फिर नासा ने एक तस्वीर जारी की। साल 2002 उपग्रह से ली गई एक तस्वीर में भारत के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम से श्रीलंका के उत्तरी तट तक एक छाप के आकार की संरचना दिखी, पानी के नीचे, करीब 30 किलोमीटर लंबी। इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। नासा ने खुद इसे मानव निर्मित नहीं कहा, लेकिन यह भी नहीं कहा कि यह पूरी तरह प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ असली बात आती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अमेरिका की एक स्वतंत्र शोध संस्था ने इन पत्थरों की उम्र जांची। पत्थर 7000 साल पुराने, लेकिन वह रेत जिस पर ये पत्थर टिके हैं वह रेत 4000 साल पुरानी। यानी इन पत्थरों को किसी ने उस रेत पर बाद में रखा। यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, तो फिर किसने रखा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। विज्ञान कह रहा है यह संरचना असामान्य है, इतिहास कह रहा है यह जगह इंसानों ने इस्तेमाल की है, और रामायण कह रही है यहाँ एक पुल बना था। तीनों अलग अलग जगहों से एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में जो मिला वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। श्रीलंका में एक जगह है सीतेलिया। स्थानीय भाषा में इसका मतलब है सीता का घर। यहाँ एक प्राचीन बगीचे के अवशेष हैं, जिसे स्थानीय परंपरा में अशोक वाटिका कहा जाता है। वाल्मीकि ने लिखा कि रावण ने सीता को एक बगीचे में रखा था, जहाँ अशोक के पेड़ थे, जहाँ फूलों की खुशबू थी। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में खुदाई की और मिले प्राचीन ईंटें, जिनका आकार और बनावट उत्तर भारतीय शैली से मेल खाती है। श्रीलंका में उत्तर भारतीय शैली की ईंटें ये कैसे पहुंची? इसके अलावा इस इलाके में जो मिट्टी मिली उसमें एक विशेष किस्म का पराग था, जो अशोक के पेड़ का पराग था, और वह पराग हजारों साल पुराना था। यानी इस जगह पर अशोक के पेड़ हजारों साल पहले थे, ठीक वैसे जैसे वाल्मीकि ने लिखा था। अब एक बड़ा सवाल, रावण का लंका, क्या वह श्रीलंका ही था? इतिहासकारों में इस पर बहस है। कुछ कहते हैं हाँ, आज का श्रीलंका ही लंका था। कुछ कहते हैं नहीं, वाल्मीकि ने लंका को एक पहाड़ी पर बताया है, जहाँ से समुद्र दिखता था, जहाँ सोने जैसी चमकती दीवारें थीं। श्रीलंका के पुरातत्वविदों ने एक पहाड़ी की खोज की, सिगरिया। ये एक विशाल चट्टानी किला है, ऊंचाई 200 मीटर। 5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ एक राजा ने महल बनाया। लेकिन जब खुदाई की गई तो नीचे और भी पुराने अवशेष मिले, हजारों साल पुराने। और इस पहाड़ी की चट्टानें एक खास किस्म की है। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है ये सोने जैसी चमकती हैं। क्या यही रावण की सोने की लंका थी? विज्ञान अभी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सवाल उठाने से मना भी नहीं कर सकता। याद है मैंने शुरुआत में एक पत्थर की बात की थी, श्रीलंका के एक जंगल में मिला पत्थर जो वहाँ का नहीं था। साल 1990 के दशक में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने एक स्थल पर खुदाई की, जिसे स्थानीय लोग राम के पैरों का निशान कहते थे। वहाँ मिले पत्थरों की रासायनिक संरचना जांची गई। वे पत्थर भारत के एक खास क्षेत्र से थे, उसी क्षेत्र से जहाँ आज हम्पी है, यानी किष्किंधा से लंका तक। कोई उन पत्थरों को ले गया था, कब, कैसे, क्यों? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन पत्थर मौजूद है। अब एक और बड़ा सवाल, ये सब कब हुआ? वाल्मीकि ने रामायण में ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया है। राम के जन्म के समय, वनवास के समय, युद्ध के समय। डॉक्टर पुष्कर भटनागर, एक भारतीय वैज्ञानिक, ने इन ग्रहों की स्थिति को आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर में डाला, और उन्होंने जो तारीख निकाली, राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से 7000 साल पहले। यह कोई धार्मिक दावा नहीं है, यह गणित है। वाल्मीकि ने जो ग्रहों की स्थिति बताई वह उस तारीख पर सटीक बैठती है। अगर यह काल्पनिक कहानी होती तो ग्रहों की इतनी सटीक स्थिति कैसे लिखी जाती? रामायण में एक नदी का जिक्र है, सरयू, लेकिन एक और नदी का भी जिक्र है, सरस्वती। वाल्मीकि ने लिखा कि राम के पूर्वजों का साम्राज्य सरस्वती नदी के किनारे भी फैला था, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सरस्वती नदी सच में थी। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उसकी सूखी हुई नदी की लकीर आज भी दिखती है, राजस्थान से गुजरात तक। यानी जिस नदी का जिक्र रामायण में है वह नदी सच में थी, और अगर वह नदी सच में थी तो क्या बाकी सब भी? दोस्तों, मैं आपसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, यह वीडियो ये दावा नहीं कर रहा कि रामायण हूबहू वैसे ही हुई जैसे लिखी है। यह वीडियो यह भी नहीं कह रहा कि यह सब काल्पनिक है। यह वीडियो सिर्फ वह सवाल पूछ रहा है जो हर जिम्मेदार वैज्ञानिक पूछता है। जब इतने सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा करते हों तो क्या उस दिशा में देखना जरूरी नहीं? आज दुनिया के कई देशों में एक नई शोध की दिशा उभर रही है, उसे कहते हैं आर्कियोमेथोलॉजी, यानी पुराणों और महाकाव्यों को काल्पनिक मानकर नहीं बल्कि सुराग मानकर खोज करना। ट्रॉय को भी एक कहानी माना जाता था। 1871 में एक जर्मन पुरातत्वविद हेनरिक श्लीमान ने होमर की इलियड
गाइड को गाइड की तरह इस्तेमाल किया और असली ट्रॉय खोज निकाला। आज ट्रॉय एक मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक स्थल है। तो क्या रामायण के साथ भी यह हो सकता है? कई वैज्ञानिक मानते हैं हाँ, इस दिशा में काम हो रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप। दोस्तों, जब भी कोई कहता है कि रामायण बस एक धार्मिक किताब है, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो वाल्मीकि ने नदियों के नाम क्यों लिखे जो आज भी मौजूद हैं? पहाड़ों के नाम क्यों लिखे जो आज भी उन्हीं नामों से जाने जाते हैं? ग्रहों की स्थिति क्यों लिखी जो आज के सॉफ्टवेयर से प्रमाणित होती है? और उन पत्थरों का क्या जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और जमीन पर मिले? ये सब संयोग हो सकता है, लेकिन इतने सारे संयोग एक साथ एक ही दिशा में। शायद हमारे पूर्वजों ने जो लिखा वह सिर्फ आस्था नहीं थी, शायद वह स्मृति थी, एक ऐसी सभ्यता की स्मृति जो हमसे हजारों साल पहले जी चुकी थी, जिसने यात्राएं की, जिसने पुल बनाए, जिसने युद्ध किए, जिसने प्रेम किया और जिसने यह सब शब्दों में सहेज कर हमें दे दिया ताकि हम भूल न जाएं कि हम कहां से आए हैं। हर बार जब आप रामायण का कोई पाठ सुनते हैं या रामलीला देखते हैं या राम के नाम पर दिया जलाते हैं, तो आप उस स्मृति का हिस्सा बनते हैं, उस यात्रा का जो शायद सच में हुई थी। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, आप भारत के किस राज्य से हैं और क्या आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जिसे रामायण से जोड़ा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जड़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है।